गाइस अब हम बात करेंगे ईसीजी के बारे में। ईसीजी के अंदर हम बेसिकली पढ़ते हैं अबाउट द इलेक्ट्रिकल इवेंट्स जो हमारे हार्ट के अंदर अकर करते हैं। यहाँ पर सारी लिस्ट दी गई है उन सारे इलेक्ट्रिकल इवेंट्स की जो हार्ट के अंदर होती है और उनके ईसीजी मैनिफेस्टेशन की। सबसे पहले आपके पास ये होता है एसए नोड जो डिपोलराइज करेगा और इंपल्स को सेंड करेगा एवी नोड तक। एवी नोड इसको बंडल ऑफ हिस और फिर उनके बंडल ब्रांचेस के थ्रू राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंचाएगा। और आपके जो ऐसे नोड है वो दोनों एट्रिया को डिपोलराइज करते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो डिपोलराइजेशन की वेव है पूरे हार्ट के अंदर गुजर जाएगी। तो सबसे पहला जो इवेंट होता है ऐसे नोड का, डिपोलराइजेशन ऑफ ऐसे नोड का, उसका कोई मैनिफेस्टेशन आपको ईसीजी के अंदर नहीं दिखेगा। जो दूसरा इवेंट होता है जिसमें ऐसे नोड के डिपोलराइजेशन के कारण आपका जो राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया ये दोनों कंपार्टमेंट्स जब आपके डिपोलराइज करते हैं, इनका ईसीजी मैनिफेस्टेशन होता है पी वेव के फॉर्म। इनका मैनिफेस्टेशन होता है पी वेव के फॉर्म में। और फिर उसके बाद आपका जो जंक्शन पे एवी नोड प्रेजेंट है ना, ये एवी नोड और ये जो आपका बंडल ऑफ हिस है, एवी नोड और बंडल ऑफ हिस, इनका जब आपका बेसिकली डिपोलराइजेशन होता है तो आपको उनका ईसीजी मैनिफेस्टेशन क्या होता है, पीआर इंटरवल। कोई वेव आपको नहीं देखने को मिलती ड्यू टू डिपोलराइजेशन ऑफ एवी नोड एंड बंडल ऑफ हिस। लेकिन आप जो है एवी ब्लॉक्स वगैरह को समझने के लिए जो है पीआर इंटरवल की तरफ रुख कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं उसके बाद क्या होता है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन, जिसका ईसीजी मैनिफेस्टेशन क्या होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब सेम टाइम पे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन जब हो रहा होता है, सेम टाइम पे आपके एट्रिया का रिपोलराइजेशन भी हो रहा होता है सेम टाइम पे। लेकिन ये एट्रिया का रिपोलराइजेशन हाइड कर दिया जाता है, मतलब ईसीजी पे मैनिफेस्ट नहीं हो पाता क्योंकि सेम टाइम पे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन चालू होता है। आपको हमेशा याद होना चाहिए कि हार्ट के अंदर जब दो इवेंट्स साइमल्टेनियसली हो रहे होंगे तो लार्जर इवेंट विल हाइड द स्मॉलर इवेंट। जैसे यहां पर हो रहा है कि आपके जो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन है हाइड कर देता है एट्रियल रिपोलराइजेशन। ठीक है। फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद आपका वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होता है, क्योंकि एट्रियल रिपोलराइजेशन तो ऑलरेडी हो चुका है, अब आपके वेंट्रिकल्स का ही रिलैक्सेशन, मतलब वेंट्रिकल्स का ही रिपोलराइजेशन बचा हुआ था। जब ये बेसिकली आपके रिपोलराइज करते हैं वेंट्रिकल्स, तो वो ईसीजी में मैनिफेस्ट करता है एस एसटी सेगमेंट एंड टी वेव, एसटी सेगमेंट एंड टी वेव। और फिर ओकेजनली देखो होता तो आपका पेपिलरी मसल्स हमेशा रिपोलराइज करेंगे, लेट पेपिलरी मसल रिपोलराइजेशन ये हमेशा होगा। लेकिन ओकेजनली इनका ईसीजी मैनिफेस्टेशन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ यू वेव। ओकेजनली, हमेशा प्रेजेंट होगा यू वेव ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये आपको अगर इतना पता है तो आपको बेसिक पता है कि कौन कौन से इवेंट्स आपको कहाँ कहाँ पे देखना है। अगर ऐसे नोड, अगर आपका बेसिकली एवी नोड ब्लॉक है तो आपको पीआर इंटरवल की तरफ देखना है। अगर आपका वेंट्रिकुलर फेलियर्स है तो आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की तरफ देखना है। ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि जो ईसीजी का पेपर होता है, इसमें एक बड़ा स्क्वायर होता है और उस बड़े स्क्वायर के अंदर काफी सारे छोटे स्क्वायर्स होते हैं। बड़े स्क्वायर के डायमेंशन क्या होता है, 5 मिलीमीटर इंटू 5 मिलीमीटर। और छोटे स्क्वायर के डायमेंशन क्या होता है, 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर। ये होते हैं आपके बड़े एंड छोटे स्क्वायर्स के डायमेंशन। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। और जो ईसीजी का जो पेपर होता है उसकी स्टैंडर्ड स्पीड होती है 25 मिलीमीटर पर सेकंड, ये होती है उसकी स्टैंडर्ड स्पीड। और अगर हम बात करते हैं कि 1 मिलीमीटर विड्थ कितने सेकंड के बराबर है, तो 1 मिलीमीटर विड्थ इज इक्वल टू 0.04 सेकंड। और इसको आप रट लीजिए, आगे बहुत काम आने वाला है कि 1 मिलीमीटर विड्थ इज इक्वल टू 0.04 सेकंड। हार्ट रेट को कैसे कैलकुलेट करते हो, तो हार्ट रेट को कैलकुलेट करने का बहुत आसान सा तरीका है। हार्ट रेट इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय आर आर इंटरवल एंड एट्रियल रेट होता है आपका 1500 डिवाइडेड बाय पीपी इंटरवल। जहां पर आपका आर आर इंटरवल क्या है, दो कंसेक्यूटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपका आर आर इंटरवल होता है। और दो कंसेक्यूटिव पी वेव्स का जो डिस्टेंस होता है उसको हम पीपी इंटरवल कहते हैं। जैसे कि अगर सवाल करके देखें तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करा गया, बोला गया है कि कैलकुलेट करें हार्ट रेट को इन दिस ईसीजी। तो दो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस, कंसेक्यूटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, एक स्क्वायर और दो स्क्वायर, यही है। और दो स्क्वायर्स मतलब 10 मिलीमीटर होता है, तो यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा और 1500 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा बेसिकली। तो वो कितना हो जाएगा आपका 150 आर आ जाएगा। यहाँ पर अगर दो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में देखें, जिसको हम आर 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 इंटरवल कहते हैं, तो ये 30 मिलीमीटर हो जाएगा, क्योंकि कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 स्क्वायर्स आ रहे हैं। और हर स्क्वायर जो है 5 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो 6 × 5 30, 1500 डिवाइड बाय 30, 50 आपका हार्ट रेट आ जाएगा इसका। तो ये तो मैंने आपको बता दिया बेसिक्स ऑफ फिजियोलॉजी के बारे में। बाकी जो लीड प्लेसमेंट वगैरह है ये जो है हम श्रीनाथ सर से ही पढ़ेंगे, ये काफी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है।
फिर हम बात करते हैं आपके सबसे पहले वेव के बारे में जिनको हमें स्टडी करना है, दैट इज पी वेव। नॉर्मल पी वेव या फिर किसी भी वक्त आपको पी वेव के बारे में अगर समझना है तो आप दो लीड्स के बारे में सोचोगे, एक लीड, सेकेंड लीड और एक लीड V1। इन दो लीड्स के अंदर जो है लीड V1 एंड लीड सेकेंड, इन दो लीड्स के अंदर आप जो है पी वेव के बारे में समझो। नॉर्मल पी वेव जो होती है वो लीड 2 के अंदर उसकी विड्थ लेस देन 2.5 मिलीमीटर होती है और उसकी हाइट लेस देन 2.5 मिलीमीटर। विड्थ भी लेस देन 2.5 मिलीमीटर है और हाइट भी लेस देन 2.5 मिलीमीटर, अगर हम बात करते हैं नॉर्मल पी वेव के बारे में। और जो हाइट होती है वो आती है ड्यू टू राइट एट्रियल एक्टिविटी। हाइट जो होती है पी वेव की वो आती है ड्यू टू राइट एट्रियल एक्टिविटी के कारण। अगर राइट एट्रियम का एनलार्जमेंट हो गया तो जो हाइट है पी वेव की वो चेंज हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो जो विड्थ होती है पी वेव की वो आती है ड्यू टू लेफ्ट एट्रियल एक्टिविटी। अगर लेफ्ट एट्रियम का एनलार्जमेंट हो गया तो फिर आपकी जो विड्थ रहेगी वो मोर देन 2.5 मिलीमीटर हो जाएगी। तो नॉर्मल पी वेव लीड 2 के अंदर उसकी विड्थ भी लेस देन 2.5 मिलीमीटर होगी, हाइट भी लेस देन 2.5 मिलीमीटर होगी। विड्थ आएगी ड्यू टू लेफ्ट एट्रियम एंड हाइट आएगी ड्यू टू राइट एट्रियम। फिर हम बात करते हैं नॉर्मल पी वेव के बारे में जो आपके लीड V1 के अंदर देखने मिलती है, वो बायफेजिक होती है। बायफेजिक होने का मतलब क्या है कि उसका कुछ पॉजिटिव कंपोनेंट भी है और उसका कुछ नेगेटिव कंपोनेंट भी है। इसका ये होता है आपका बायफेजिक। जो पॉजिटिव कंपोनेंट होता है वो राइट एट्रियम के कारण होता है और जो नेगेटिव कंपोनेंट होता है वो लेफ्ट एट्रियम के कारण होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर राइट एट्रियम का एनलार्जमेंट हो गया तो जो पॉजिटिव कंपोनेंट का एरिया है वो बढ़ जाएगा, और अगर लेफ्ट एट्रियम का एनलार्जमेंट हो गया तो जो नेगेटिव कंपोनेंट है उसका एरिया बढ़ जाएगा। तो ये बेसिकली हम जो है पैथोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे कि राइट एट्रियम एनलार्जमेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, वो हम देखेंगे। आपको पता क्या होना चाहिए नॉर्मली कि पॉजिटिव कंपोनेंट इज ड्यू टू राइट एट्रियम, नेगेटिव कंपोनेंट इज ड्यू टू लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, अगर थोड़ा सा बताओ कि एक्चुअली पॉजिटिव और लेफ्ट नेगेटिव कंपोनेंट क्यों आता है लीड V1 के अंदर, तो वो भी समझा देता हूँ। जो पोजिशन होती है V1 की वो ऐसी होती है कि राइट एट्रियम उसकी तरफ फेस करता है और लेफ्ट एट्रियम उसके अगेंस्ट या फिर उसके अपोजिट लोकेशन पे प्रेजेंट होता है। तो जब ऐसे नोड से आपका राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम डिपोलराइज हो रहे होंगे, और आपको पता है कि डिपोलराइजेशन की वेव एंडोकार्डियम से एपिकार्डियम तक जाती है, तो ऐसी आपके राइट एट्रियम का डिपोलराइजेशन वेव आएगा और लेफ्ट एट्रियम को डिपोलराइज करने वाला वेव बेसिकली ऐसे जाएगा। तो जो लेफ्ट एट्रिया को डिपोलराइज करने वाला वेव है वो V1 से, मतलब इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से, एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड से अगेंस्ट नहीं जा रहा, दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहा है ना अपोजिट डायरेक्शन, तो ये नेगेटिव कंपोनेंट बना देगा पी वेव का। और जो राइट एट्रियम का वेव आ रहा है डिपोलराइजेशन का वो टुवर्ड्स दी V1 इलेक्ट्रोड आ रहा है, तो ये पॉजिटिव वेव बनाएगा अबाउट आपकी पी वेव का। ना भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए कि पी वेव जो है लीड V1 के अंदर बायफेजिक होता है। मतलब पॉजिटिव कंपोनेंट भी होता है, नेगेटिव कंपोनेंट भी होता है। पॉजिटिव कंपोनेंट होता है वो राइट एट्रियम के कारण होता है, नेगेटिव कंपोनेंट होता है वो लेफ्ट एट्रियम के कारण। फिर हम बात करते हैं आपके एबनॉर्मेलिटीज के बारे में। सबसे पहले तो एबनॉर्मेलिटीज, सबसे पहली एबनॉर्मेलिटी है वो है आपकी पी वेव एब्सेंट होना। कभी भी याद रखें कि जब भी पी वेव एब्सेंट होती है तो दो QRS कॉम्प्लेक्स के बीच में आपको एक ही वेव देखने को मिलेगी, और फिर आपको बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, फिर से एक QRS कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। मतलब अगर आपको बताओ, अगर ओनली वन वेव इज प्रेजेंट बिटवीन टू QRS तो वो हमेशा टी वेव होती है। ये रट लीजिए कि कभी भी दो QRS के बीच में अगर एक ही वेव देखने को मिलेगी तो वो हमेशा क्या होती है, टी वेव होती है। ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि वो पी वेव ऑप्शन है आपकी। ठीक है, पी वेव ऑप्शन कहाँ कहाँ पर होता है? पहले तो वो दो कंडीशन जिसमें कैनन ए वेव्स देखने को मिलती है, पहला जंक्शनल रिदम और PSUT, दोनों के अंदर कैनन ए वेव्स देखने को मिलती है। बस रेट जो होता है कैनन ए वेव्स का वो अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जंक्शनल रिदम, तो इसमें कैनन ए वेव्स का रेट होता है 40 to 60 पर मिनट, और दूसरा होता है आपका PSUT, इसमें कैनन ए वेव्स का रेट होता है आपका 100 पर मिनट या फिर मोर देन 100 पर मिनट। तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर आपको पी वेव जो है अपसेंट देखने को मिलेगी। तो वही जो तीसरी कंडीशन है जिसमें आपके ए वेव्स अपसेंट होते हैं JVP के ऊपर, वो होती है आपकी एट्रियल फिब्रिलेशन। तो मैंने तीन कंडीशंस बताई। पहला आपका जंक्शनल रिदम जिसमें कैनन ए वेव्स का रेट होता है 40 to 60 पर मिनट, दूसरा PSUT जिसमें कैनन ए वेव्स का रेट होता है मोर देन 100 पर मिनट, और तीसरा एट्रियल फिब्रिलेशन जिसमें आपकी ए वेव्स अपसेंट होती है। अब इन तीनों के ECG को आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, क्योंकि तीनों के अंदर तो सिर्फ आपको यही पता ना कि पी वेव अपसेंट है, तो तीनों को डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। आपको पता है कि जंक्शनल रिदम के अंदर क्या था, ऐसे नोड अरेस्ट हो जा रहा था जिसके कारण आपका AV नोड जो था वो पेसमेकर बन जाता था, और AV नोड का जो ऑटोमेटिसिटी का रेट होता है वो कम होता है।
इसका ही ऑटोमेटिसिटी का रेट एक्चुअली 40 to 60 होता है। इसके कारण आपका हार्ट रेट भी कम हो जाता है। जब हार्ट रेट कम हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है, आपका आरआर इंटरवल बढ़ रहा है। आरआर इंटरवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर आप इतना ना भी याद रखो आरआर इंटरवल बढ़ रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस होंगे ये बहुत डिस्टेंस पर आएंगे, क्योंकि हार्ट रेट इनका कम रहेगा, इनकी ऑटोमेटिसिटी कम रहेगी ड्यू टू एवी नोड पेसमेकर होने के कारण जंक्शनल रिदम के अंदर। तो वही आपके पीएसयूटी में क्या होता था, पीएसयूटी की पैथोलॉजी जब मैंने आपको समझाई थी कि इसमें एसेसरी लूप्स आ जाते हैं, और ये एसेसरी लूप जो है बहुत फास्टली कंडक्ट करते हैं, जिसके कारण इनका जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस दो आएंगे ना, बहुत नजदीक नजदीक आएंगे, क्योंकि इनका हार्ट रेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा रहेगा, इसीलिए कैनन एवेव्स का रेट भी इतना ज्यादा है। और तीसरा एट्रियल फिब्रिलेशन, इसमें एक चीज बहुत आपको क्लियरली दिख जाएगी कि जो आरआर इंटरवल रहेगा एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर वो इरेगुलर रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इनका हार्ट रेट भी काफी इरेगुलर है, इनकी बीट भी बहुत इरेगुलरली आपको सुनाई देगी एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट के लिए। तो अगर तीनों को डिफरेंशिएट आपको करना है, तो जंक्शनल रिदम के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, ये जंक्शनल रिदम का ईसीजी है, जिसमें आपको देखो पी वेव तो आपकी एब्सेंट है, वो आपको समझ आ रहा है, दो क्यूआरएस के बीच में एक ही वेव दिखाई दे रही है, और ये एक वेव अगर दिखती है दो क्यूआरएस के बीच में तो वो टी वेव होती है, मतलब पी वेव तो एब्सेंट है, ये आपको समझ गया। अब जो आपका ये रेट अगर आपको दिखाई जाए तो वो फिर जंक्शनल रिदम है। अगर आपको ऐसा रेट दिखाई जाए कि क्यूआरएस होने के बाद पी, पी के बाद लगेज क्यूआरएस, पी क्यूआरएस, पी क्यूआरएस, ऐसे अगर चलता रहे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पीएसवीटी हो जाएगा। इसके अंदर बेसिकली एक एसेसरी लूप है जो कि ज्यादा बहुत फास्टली कंडक्ट कर रहा है, और ये जिसके अंदर आपका आरआर इंटरवल पहले ज्यादा है फिर कम है, मतलब आरआर इंटरवल अगर इरेगुलर है, तो ये आपका एट्रियल फिब्रिलेशन का केस हो जाता है। किसका केस हो जाता है, एट्रियल फिब्रिलेशन का केस हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हमने पढ़ी जिसमें पी वेव्स आपकी एब्सेंट रहेगी। चौथी कंडीशन जिसके अंदर पी वेव आपकी एब्सेंट हो सकती है, दैट इज सीकेडी के पेशेंट, क्रॉनिक किडनी डिसीज के पेशेंट, एंड मिस्ड हीमोडायलिसिस, जिसके कारण क्या होगा, हाइपर कैलेमिया हो जाएगा, और ये हाइपर कैलेमिया विल रिजल्ट इन बेसिकली पी वेव एब्सेंट। हाइपर कैलेमिया विल रिजल्ट इन एब्सेंट पी वेव। फिर हम बात करते हैं आपके लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट के बारे में। देखो लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट के बारे में अगर आप देखो, तो एग्जाम में सवाल क्या आएगा कि वो डिस्क्राइब कर रहा होगा लेफ्ट एट्रिया का एनलार्जमेंट। एग्जाम में सवाल आएगा बाय गिविंग द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस एंड माइट्रल रिगर्जिटेशन। माइट्रल स्टेनोसिस मतलब कौन सा मर्मर दिया जाएगा, मिड डायस्टोलिक मर्मर दिया जाएगा, और माइट्रल रिगर्जिटेशन मतलब पैन सिस्टोलिक मर्मर दिया जाएगा, दोनों एपेक्स पे आते हैं। ठीक है, इनके अगर क्लिनिकल फीचर्स दिए गए हो तो आपको समझ लेना है कि लेफ्ट एट्रिया का एनलार्जमेंट हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लेफ्ट एट्रिया का एनलार्जमेंट मैंने आपको बताया था कि लीड 2 के अंदर लेफ्ट एट्रिया रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द विड्थ, नॉर्मली जो आपकी लेस देन 2.5 मिलीमीटर होती है। तो अब अगर आपका लेफ्ट एट्रिया का एनलार्जमेंट हो चुका है, तो यहां पर लेफ्ट एट्रिया क्या कर देगा, बेसिकली ये विड्थ को बढ़ा देगा, मोर देन 2.5 मिलीमीटर कर देगा, और इसी को विड्थ को मोर देन 2.5 मिलीमीटर इन लीड 2 इज कॉल्ड एज पी माइट्रेल। इसी को हम क्या कहते हैं, पी माइट्रेल कहते हैं। ये देखिए विड्थ ऑफ पी वेव इन लीड 2 मोर देन 2.5 मिलीमीटर इज कॉल्ड एज पी माइट्रेल। ये आप देख सकते हो विड्थ जो है बढ़ चुकी है। कितने स्क्वायर्स अगर आप देखोगे, ये आधा स्क्वायर, एक दो पूरा, तीन पूरे स्क्वायर्स, मतलब कितना, तीन पूरे स्क्वायर्स मतलब 15 mm। पूरे स्क्वायर्स मतलब 15 mm, तीन पूरे स्क्वायर्स मतलब ये 3 mm, और ये आधा मतलब 3.5 mm हो गया पूरा पी वेव आपका वेट तो उसका, तो ज्यादा है, मोर देन 2.5 मिलीमीटर है। और इसमें जो है आपको नीचे ऐसा डिप्रेशन भी दिखता है इन बिटवीन ऑफ द पी वेव, उसको हम कहते हैं कैमल हम, और ये कैमल हम जो है स्पेसिफिक साइन है फॉर लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। ठीक है, तो अगर लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट होगा तो लीड 2 के अंदर आपको क्या देखेगा, विड्थ मोर देन 2.5 मिलीमीटर, जिसको हम पी माइट्रियल बोलेंगे। अब मैंने बताया था कि लेफ्ट एट्रिया जो था वो नेगेटिव कंपोनेंट भी कॉज करता था, नेगेटिव कंपोनेंट ऑफ द बायफेजिक पी वेव इन लीड V1। तो उस नेगेटिव कंपोनेंट का जो एरिया है वो बढ़ नहीं जाएगा, हाँ जी बढ़ जाता है। तो जो एरिया होता है नेगेटिव कंपोनेंट का ऑफ पी वेव इन लीड V1 इट विल इंक्रीज। एरिया कैसे अगर आप देखें, तो ये आपका नेगेटिव कंपोनेंट है, ये इस नेगेटिव कंपोनेंट का बेसिकली विड्थ है, और ये डेप्थ है। ये आपका विड्थ इनटू डेप्थ अगर आप करोगे तो आपका एरिया आ जाएगा। तो ये डेप्थ इनटू विड्थ मोर देन 0.04 मिलीमीटर पर सेकंड अगर हो जाता है, जिसे हम मॉरिस इंडेक्स पॉजिटिव कहता है, तो ये बेसिकली लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट का डायग्नोस्टिक होता है। किसका डायग्नोस्टिक होता है, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट का डायग्नोस्टिक होता है। ठीक है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि अगर राइट एट्रियल एनलार्जमेंट हो जाए तो राइट एट्रियल एनलार्जमेंट को समझाने के लिए आपके पास क्लिनिकल फीचर दिए जाएंगे कॉर पल्मोनल के। कॉर पल्मोनल क्या होता है, इट इज राइट वेंट्रिकुलर फेलियर ड्यू टू पल्मोनरी कॉजेस। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो रहा है ड्यू टू पल्मोनरी कॉजेस इज कॉल्ड एज कॉर पल्मोनल। अगर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो रहा है
तो फिर बेसिकली आपके राइट एट्रिया का प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि राइट साइड का जो वेंट्रिकल है वो पंप ही नहीं कर पा रहा ब्लड। तो इवेंचुअली आपका ब्लड फिर राइट एट्रियम के अंदर चला जाएगा, राइट एट्रिया का प्रेशर बढ़ेगा, जिसके कारण राइट एट्रिया का एनलार्जमेंट हो जाएगा। मैंने बताया था कि राइट एट्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हाइट ऑफ दी पी वेव इन लीड टू। अब यहां पर आपकी हाइट नॉर्मल होती थी लेस देन 2.5 मिलीमीटर, कितनी हो जाएगी, मोर देन 2.5 मिलीमीटर हो जाएगी, और इसको हम बोलेंगे पी पल्मोनरी। तो यहाँ पर आप अगर देखो हाइट कितनी है, 4 मिलीमीटर, ये मोर देन 2.5 मिलीमीटर है, तो ये हो जाएगा आपका पी पल्मोनरी। एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर हाइट ऑफ पी वेव इंक्रीज करती है विदाउट राइट एट्रियम एनलार्जमेंट, आर राइट एट्रियम एनलार्जमेंट नहीं है, फिर भी पी वेव की जो हाइट है वो इंक्रीज है, तो उसको हम कहते हैं सूडो पी पल्मोनरी, सूडो पी पल्मोनरी। और ये सूडो पी पल्मोनरी जो है आपको हाइपोकैलिमिया के अंदर देखने को मिलता है, इसके अंदर हाइपोकैलिमिया के अंदर। साथ में जो पॉजिटिव कंपोनेंट होता था बायोफिजिक्स के अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव कंपोनेंट होता था लेफ्ट एट्रिया के कारण, पॉजिटिव कंपोनेंट होता था राइट एट्रिया के कारण, तो राइट एट्रिया के एनलार्जमेंट में पॉजिटिव कंपोनेंट का एरिया बढ़ जाएगा। ये होता है एरिया ऑफ पॉजिटिव कंपोनेंट ऑफ पी वेव इन लीड वी1 इंक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइट इनटू विड्थ का मल्टीप्लीकेशन रहेगा वो मोर देन 0.06 मिलीमीटर पर सेकंड मिलीमीटर सेकंड रहेगा। तो जो एरिया है ऑफ पॉजिटिव कंपोनेंट दैट वुड बी मोर देन इक्वल टू 0.06 मिलीमीटर सेकंड। और ये आपका डायग्नोस्टिक हो जाएगा किसके लिए, ये आपका डायग्नोस्टिक हो जाएगा राइट एट्रियल एनलार्जमेंट के लिए। और इस केस में जिसमें राइट एट्रियल एनलार्जमेंट हो रहा है, नेगेटिव कंपोनेंट नियरली दिखता ही नहीं है आपको V1 लीड के अंदर। फिर हम बात करते हैं पीआर इंटरवल के बारे में। पीआर इंटरवल इज मेनली ड्यू टू एवी नोड कंडक्शन। इसीलिए सारी एवी नोड की जितनी भी पैथोलॉजीज होगी, एवी नोड ब्लॉक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कंप्लीट एवी नोड ब्लॉक, या आप जो है पीआर इंटरवल पे ही देखने वाले हो। फिजियोलॉजिकली अगर आप देखोगे तो एवी नोड जो है ये स्लोवेस्ट होता है। क्या होता है, स्लोवेस्ट होता है। नॉर्मल ड्यूरेशन आपके पीआर इंटरवल का होता है 3 से 5 मिलीमीटर, या फिर अगर सेकंड्स के अंदर आप देखोगे तो 0.12 टू 0.20 सेकंड्स इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ पीआर इंटरवल। 3 से 5 मिलीमीटर, 0.12 टू 0.20 सेकंड्स, क्योंकि मैंने बताया था 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.04 सेकंड, स्टार्टिंग में बता दिया मैंने। ठीक है, अब पीआर इंटरवल एक्चुअली ईसीजी पे क्या होता है, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ पी वेव टू द स्टार्ट ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज योर पीआर इंटरवल। और पीआर सेगमेंट क्या होता है, फ्रॉम द एंड ऑफ द पी वेव टू द स्टार्ट ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज योर पीआर सेगमेंट। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम बात करते हैं कि एबनॉर्मलिटीज क्या हो सकती है आपके पीआर इंटरवल। पहला एबनॉर्मलिटी, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल मतलब क्या, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल मतलब 0.12 टू 0.20 सेकंड से ज्यादा है आपका पीआर इंटरवल। ओके, तो प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल का कॉज होता है एवी ब्लॉक। एवी ब्लॉक यही एक कॉज है आपके प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल का। और ये सारे वो कंडीशन है जिसमें एवी ब्लॉक होता है। पहला, डिस इलेक्ट्रोलिमिया, चाहे हाइपरकैलिमिया हो चाहे हाइपोकैलिमिया हो, दोनों आपके एवी ब्लॉक कॉज करते हैं। ड्रग्स लाइक बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, नॉन डीएचपी टाइप के एंटीऑक्सीडेंट, सारे आपके एवी ब्लॉक कॉज करते हैं। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नॉन डीएचपी टाइप मतलब वेरापेमिल और डिल्टियाजाम की बात कर रहे हैं। ये वेरापेमिल और डिल्टियाजाम जो है ये दोनों एवी नोड को ब्लॉक करते हैं। मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस किसी भी एटोलॉजी का हो सकता है, चाहे वो रिमेटिक हो, वायरल हो, डिप्थेरियल हो, किसी भी टाइप का मायोकार्डाइटिस आपका जो है एवी नोड ब्लॉक करता ही करता है। या फिर इन्फिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर्स जैसे कि अमाइलोइडोसिस एंड हीमेक्रोमोटोसिस, ये भी आपका एवी नोड ब्लॉक जो है करेंगे ही करेंगे। और फिजियोलॉजिकली ऐसे कौन लोग होते हैं जिनके अंदर प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल देखने को मिलता है, उनके अंदर फिजियोलॉजिकली एवी नोड का ब्लॉक देखने को मिलता है, वो होते हैं आपके एथलीट्स। एथलीट्स के अंदर ड्यू टू इंक्रीज बेसल वेगल डिस्चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज बेसल वेगल डिस्चार्ज, उनके अंदर प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल देखने को मिलता है। नीट पीजी 2024 का सवाल है कि एक एथलीट है जिसका पीआर इंटरवल 0.21 सेकंड है, तो इसका डायग्नोसिस क्या होगा। ऑप्शंस में एक ऑप्शन था ये प्राइमरी एवी ब्लॉक, और दूसरा ऑप्शन था नॉर्मल, कि ये नॉर्मल है क्या। तो मुझे आपको सब बहुत क्लैरिटी से पता है कि नॉर्मल क्या होता है, 0.12 टू 0.20 सेकंड, ये आपके पीआर इंटरवल की नॉर्मल वैल्यू है। यहाँ पर 0.21 दिया गया था, तो ये फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। स्टूडेंट्स ने नॉर्मल इसलिए मार्क कर दिया था क्योंकि उन्हें लगा था फिजियोलॉजिकल एथलीट के अंदर प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल होता है, तो उनके लिए 0.21 सेकंड जो है वो नॉर्मल है। लेकिन आपको वैसे सॉल्व नहीं करना है, आपको पता है नॉर्मल रेंज कितनी, 0.12 टू 0.20, और आपका 0.21 दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल नहीं होगा, प्राइमरी एवी ब्लॉक होगा। फिर हम बात करते हैं शॉर्ट पीआर इंटरवल के बारे में। देखो, शॉर्ट पीआर इंटरवल तब आएगा जब एट्रियल इंपल्स जो है ये आपके एवी नोड को बाईपास कर देगी, क्योंकि अब एवी नोड क्या था, फिजियोलॉजिकली स्लोएस्ट था ना। अगर एवी नोड को आप बाईपास कर दोगे वाया एसेसरी पाथवे जो कि फास्टली कंडक्ट करते हैं, तो फिर शॉर्ट पीआर इंटरवल हो जाएगा। अब ये दो तरीकों से आप जो है एसेसरी पाथवे प्रेजेंट होता है। एक पहला एसेसरी पाथवे प्रेजेंट होता है कि एवी नोड को बाईपास तो कर दो,
और एट्रिया से डायरेक्टली आप कहां पे आ जाओ, बंडल ऑफ हिस तक आ जाओ, और बंडल ऑफ हिस से फिर आप साइमल्टेनियसली इक्वली डिपोलराइज करो राइट वेंट्रिकल को और लेफ्ट वेंट्रिकल को। एक ये पाथवे होता है जो कि प्रेजेंट होता है लॉन गैनोंग लावाइन सिंड्रोम के अंदर, जिसे हम LGL सिंड्रोम भी कहते हैं, और इस पाथवे का नाम होता है जेम्स पाथवे। जेम्स पाथवे के अंदर मैंने क्या बताया, एवी नोड को हमने बाईपास किया, एट्रिया से हम बंडल ऑफ हिस तक आए, और फिर बंडल ऑफ हिस से हमने इक्वली सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली दोनों राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिपोलराइज किया। और जब ऐसे साइमल्टेनियस डिपोलराइजेशन होता है ना सेम टाइम पे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का, तो जो QRS की विड्थ होती है वो नॉर्मल होती है, और QRS की विड्थ नॉर्मली रहती है, मतलब विद इन 3 मिलीमीटर होती है, जब ऐसे इक्वल टाइम पे डिपोलराइजेशन होता है तो। और ये इक्वल टाइम पे डिपोलराइजेशन किस पाथवे में हो रहा था, जेम्स पाथवे के अंदर। लेकिन दूसरा पाथवे क्या हो सकता है, दूसरा एसेसरी पाथवे क्या हो सकता है कि एट्रिया से इंपल्स आया, एवी नोड को तो बाईपास करा, बंडल ऑफ हिस को भी बाईपास करा, और एट्रिया से डायरेक्टली आपका इंपल्स गया सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल को डिपोलराइज करें। तो इस वक्त साइमल्टेनियस डिपोलराइजेशन नहीं हो रहा दोनों के दोनों वेंट्रिकल्स का, पहले लेफ्ट वेंट्रिकल का अर्ली डिपोलराइजेशन हो गया और वो फिर राइट वेंट्रिकल का लेट डिपोलराइजेशन होगा। इससे क्या होता है, इससे वाइड QRS कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा। ओके, वाइड QRS कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा, और ये आपको WPW सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलता है। और ये जो एसेसरी पाथवे है इसका नाम है बंडल ऑफ केंट। इस एसेसरी पाथवे का नंबर क्या है, नाम क्या है, बंडल ऑफ केंट। तो दोनों सिंड्रोम के अंदर आपको LGL सिंड्रोम और WPW सिंड्रोम, और ये दोनों पाथवे जेम्स पाथवे एंड बंडल ऑफ केंट, इन दोनों के अंदर आपको PR इंटरवल जो है वो शॉर्ट देखने को मिलेगा, PR इंटरवल शॉर्ट देखने को मिलेगा। साथ में इसमें जो QRS कॉम्प्लेक्स की विड्थ होगी वो नॉर्मल होगी, और इसमें वाइड QRS कॉम्प्लेक्स होगा WPW के। यही है शॉर्ट PR इंटरवल के बारे में, इतना ही है। अब शॉर्ट PR इंटरवल का मतलब क्या है कि जैसे ही पीक खत्म होता है ना वैसे ही आपका QRS शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि बेसिकली आपका PR इंटरवल छोटा है। यहां पर भी आप देखो जैसे पीक खत्म होता है वैसे ही आपका QRS शुरू होता है। साथ में आपको WPW सिंड्रोम के अंदर वाइड QRS क्यों दिख रहा है, वाइड QRS को दिखाने के लिए यहाँ पर डेल्टा वेव्स प्रेजेंट होते हैं। डेल्टा वेव्स एक्चुअली है क्या कि जब आपका QRS शुरू होता है तो नॉर्मली QRS ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है ऐसे, पर यहां पर आपको एक इनिशियल स्लैंट दिखाई देगा, फिर स्ट्रेट लाइन होगा QRS का। इनिशियली एक स्लैंट दिखाई देगा, फिर ये आपको जो है दिखाई देगा स्ट्रेट लाइन। तो ये स्लैंट जो है, इस स्लैंट को हम डेल्टा वेव कहते हैं, और ये स्लैंट आता है ड्यू टू अर्ली डिपोलराइजेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो क्या डिफरेंस है, PR इंटरवल दोनों के अंदर शॉर्ट है। As soon as P wave will end, QRS complex will start. As soon as P wave will end, QRS complex will start. और QRS complex के बारे में बताया गया कि नॉर्मल विड्थ होती है LGL सिंड्रोम के अंदर, और वाइड QRS मतलब डेल्टा वेव्स प्रेजेंट होती है WPW सिंड्रोम के अंदर। ठीक है, तो अगले इसमें जो है हम QRS कॉम्प्लेक्स